गुजरात में जब सुबह सुबह आवारा कुत्ते नाली में से एक पॉलिथीन को जबरदस्ती खींच रहे होते हैं, तभी वहीं से गुजरने वाले कुछ लोग नोट करते हैं कि आखिरकार ये उस पॉलिथीन के पीछे क्यों पड़े हैं। उसके बाद कुत्ते आखिरकार उस पॉलिथीन को बाहर खींचने में सफल हो जाते हैं और उसमें से निकलता है इंसानी कटा हुआ सर। उसको देखने के बाद वहां चलते जो राहगीर थे वो बहुत ज्यादा सदमे में आ जाते हैं और उसको देखने के बाद वो तुरंत पुलिस को फोन लगाते हैं। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है और उसके बाद क्या हुआ, क्या है पूरा केस, कौन सा इंसानी शरीर था जिसके इस तरीके से टुकड़े किए गए थे और उसका हेड उस नाली में से मिला था, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सूरत पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। पुलिस नाली के अंदर जाकर शरीर के जो बचे हुए हिस्से हैं उसे खोजने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। इसके बाद पुलिस जो जितनी भी शहर में नालियां थी उनकी तलाशी का अभियान चालू कर देती है, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर देर शाम पहली बार कटे हुए सिर से मिलने के बाद घुटना मिलता है। उसकी अगली रोज जो सुबह तलाशी अभियान चलाई जाती है, कटा हुआ हाथ मिलता है, कहीं कटा हुआ पंजे मिलते हैं। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल, खास तौर पर सूरत पुलिस के लिए ये था कि क्या सिर्फ ये एक ही शरीर के लाश के टुकड़े हैं या अलग अलग लाशों के टुकड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत, जो कटे हुए जो अंग हैं वो किसके हैं और शख्स का क्या नाम है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि नाली के अंदर रखने से जितने भी शरीर के टुकड़े थे वो गल चुके थे। उनमें जो चीजें मिलनी थी, यानी जो सबूत मिल सकता था, उसका नामो निशान था, वो धीरे धीरे मिट रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस जो है अपने तरीके से छानबीन कर ही लेती है। कटे हुए सिर को ले जाकर फॉरेंसिक भेजा जाता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में वहां जाकर कहा जाता है कि हो ना हो इस शख्स की दांतों का जो रूट कैनाल है वो हाल ही में हुआ है। अब पहली बार सूरत पुलिस के पास एक ऐसा जवाब था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इसकी इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जा सकता था शहर में हाल ही के वक्त किस किस ने रूट कैनाल और कई दांतों के डॉक्टर के पास कौन कौन गया है। सूरत पुलिस शहर के कोने कोने में नाली के अंदर जा जाकर तलाशी अभियान जुटाकर एक एक पार्ट्स को बाहर निकाल रही थी। वहीं दूसरी टीम फॉरेंसिक के बताए गए जो रास्ते थे, जिसमें कहा गया था कि हाल में ही इनका रूट कैनाल किया गया है, जितने भी डेंटल डॉक्टर थे या जो क्लिनिक थे उनके पास जाती है और पूछती है कि हाल में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने रूट कैनाल का ऑपरेशन करवाया है। अब पुलिस के हाथ में एक नाम तो नहीं बल्कि कई सारे नाम की लिस्ट आ जाती है। अब ऐसे में एक नाम चुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पुलिस फिर सारे जो बॉडी पार्ट्स है उनको इकट्ठा करती है और एक स्ट्रेचर्स पर रखती है। एक एक पार्ट्स को आपस में मिलाकर रखा जाता है, घुटने रखे जाते हैं, कटे हुए हाथ रखा जाता है, कटा हुआ सिर रखा जाता है, धड़ रखा जाता है। अब उसको एक स्ट्रेचर पर रखा जाता है और उसको गौर से देखा जाता है कि कहीं कोई निशान ऐसा मिल जाए जिससे कि उसकी पहचान इजीली हम कर सकें। अब ऐसे में जब पुलिस उस पूरे बॉडी पार्ट्स को ढंग से देखती है तो दाहिने हाथ में एक टैटू बनाया गया था। उस टैटू की जब बात का पता लगता है तो जितने भी डॉक्टर्स के पास जो लोग ऑपरेशन करवाने गए थे वो पूछते हैं कि किन के हाथ में टैटू था, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाए। तो पता लगता है कि एक शख्स जिसका नाम सचिन है, सचिन यूपी के बिजनौर का रहने वाला है और उसका जो भरूच या कहें जो सूरत वाले इलाके में खास तौर में वो काम करता था। उसकी एक फैक्ट्री में नौकरी लगी थी और यूपी से यहाँ नौकरी के लिए आया था। उसकी एक बीवी भी है और 4 साल का बच्चा भी है। अब पुलिस को लगा जब यहाँ पर सचिन है, उसकी मौत हो गई है, तो बीवी की हालत काफी खराब हो जाएगी। पुलिस जैसे ही सचिन के घर जाती है तो देखती है सचिन का घर तो लॉक है, घर पर कोई नहीं, बीवी कहाँ गई। तो सबसे पहला शक जो होता है वो सचिन की बीवी पर जाता है। अब सचिन की बीवी की तलाशी का अभियान शुरू होता है तो पता लगता है कि सचिन की जो बीवी है वो बिजनौर चली गई है, वो भी अपने 4 साल के बच्चे को साथ लेकर, क्योंकि होली की छुट्टियां पड़ी थी और 1 महीने के लिए सचिन ने अपनी बीवी को कहा था बच्चों का एग्जाम भी खत्म हो गया है तो अभी तो बच्चा एडमिशन भी नहीं ले रहा है, एक काम करो छुट्टी बनाने के लिए अपने घर चले जाओ। ऐसा वो अपने घर वालों को एडवाइस करता है, खुद यहाँ रहकर काम करना शुरू कर देता है। जब बीवी को बताया गया कि देखिए आपके पति की ऐसी चीजें पता लगी हैं, क्या आप जानती हैं आपके पति आपसे आखिरी बार कब और कहाँ मिले थे, बीवी एक कहानी बताती है। बीवी का कहना है कि जैसे ही वो बिजनौर गई, हाल में ही 29 मार्च के आसपास उनके फोन में मैसेज आता है जो कि उनके पति देव का है कि वो गुजरात छोड़कर बेंगलोर जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले में। लेकिन बीवी जो होती है वो साथ में बताती है कि देवर जी के फोन पे एक मैसेज आता है जिसे लेकर देवर कुछ ज्यादा ही परेशान थे। ये चीज उनका कहना था कि शायद जो उनके भाई हैं उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी। पुलिस को लगता है कि देवर जी को कुछ तो ऐसा पता लगा है जो उसको परेशान कर रहा है।
अब इसके बाद देवर को बुलाया जाता है। देवर बताता है कि देखिए जो भैया थे उन्होंने कहा कि वो भाभी से तलाक लेना चाहते थे। अब ऐसे में उनको लगता है कि उसका जो भाई है उसको किसने बहला फुसला दिया है। भैया ठीक से फोन नहीं उठा रहे थे, यहाँ बीवी लगातार फोन कर रही थी, भाई भी लगातार फोन कर रहा था, लेकिन जो सचिन है वो फोन ही नहीं उठा रहा था। इसके बाद खुद बीवी और देवर दोनों ने मिलकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। बकायदा उसके पास उनकी कॉपी भी है। उन्होंने पुलिस के सामने वो सारी चीजें रखी। पुलिस को भी लगा कि कहीं ये देवर और बीवी का जो एंगल है शायद इसलिए इन दोनों ने मिलकर उसको मार दिया होगा। लेकिन पुलिस को खोजना था कि ये मैसेज आया तो आया कहाँ से, क्योंकि सचिन की जो बॉडी थी वो नाली के अंदर पड़ी थी और जिस तारीख का मैसेज बताया जा रहा है उस तारीख को तो बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी। तो आखिर मैसेज करने वाला कौन है, पता ये लगाना था। सचिन का एक दोस्त शैलेंद्र भी है। शैलेंद्र बचपन का यार है और अक्सर ये दोनों बिजनौर में रहते थे। बिजनौर से ही काम के सिलसिले में गुजरात आए थे और गुजरात में भी ये दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। दोनों की शादी भी होने के बाद भी दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी और सिलसिला ये यूं ही कायम रहा। अब क्योंकि होली का टाइम था, बच्चे भी थे, छोटे थे, इसलिए उन दोनों ने अपनी बीवियों को बिजनौर वापस भेज दिया होली में और कहा कि छुट्टियां मनाकर आ जाओ। और अक्सर शैलेंद्र और सचिन एक साथ पार्टी किया करते थे और इस पार्टी के सिलसिले में जैसे पुलिस को चीजें पता लगती हैं, पुलिस दोस्त को खोजना शुरू कर देता है। पता ये लगता है कि जो बीवी को मैसेज किया गया था कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ गुजरात छोड़कर, वो मैसेज दिल्ली से किया गया था। अब पता लगाने की बारी थी कि शैलेंद्र कहाँ है, तो पता लगा कि शैलेंद्र भी गुजरात छोड़कर बिजनौर जा चुका है और इसलिए जब वो रास्ते से मतलब गुजरात से बिजनौर जा रहा था तो दिल्ली में रहकर उसने बकायदा उसकी बीवी को मैसेज करा कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। उसके भाई को मैसेज किया कि मुझे भाभी से तलाक चाहिए और साथ ही साथ उसने सचिन को जो एटीएम कार्ड था उस पे पिन नंबर चिपका कर और जो सीट थी बोगी की बेसिकली उसमें जानबूझकर सचिन का एटीएम कार्ड भी छोड़ दिया। शैलेंद्र ने ये सारी चीजें क्यों करी कि अगर पुलिस कभी भी सचिन को ढूंढे तो सचिन, एक तो उसने खुद अपनी बीवी को बता रखा है कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, जो उसका फोन है उसी लोकेशन में कहीं बता रहा है और जो एटीएम है जिसके ऊपर पिन नंबर चिपका हुआ है जिस भी किसी चोर को मिलेगा और जब वो एटीएम से ट्रांजैक्शन करेगा तो पता लग जाएगा कि यस उसका जो हस्बैंड है वो भी जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है, तभी वो एटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहा है। इन सारी चीजों में जो पुलिस है वो उलझी रहेगी और कभी भी सचिन को ढूंढ नहीं पाएगी। अब ये जो प्लानिंग और सारी चीजें करी जाती हैं बिल्कुल परफेक्ट होने वाली थी, लेकिन जब जो सारी चीजें जो थी कॉल डाटा रिकॉर्ड, जो मैसेजेस का सेल टावर लोकेशन, वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। क्योंकि दिल्ली वाली जो बात है इसलिए पता लगी क्योंकि शैलेंद्र का फोन लोकेशन और सचिन का फोन लोकेशन एक ही वक्त एक ही जगह पर मिला। अब कहानी में होता यह है कि जो शैलेंद्र ने सचिन को मारा तो इस पर जब खुद गुजरात पुलिस बिजनौर जाकर बिजनौर पुलिस की मदद लेती है तो इस शैलेंद्र नाम के शख्स को ढूंढती है, तलाशती है। शैलेंद्र खुद आकर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और एक कहानी बताता है। कहानी के मुताबिक जब ये दोनों की बीवी और बच्चे बिजनौर गए थे तो ये अक्सर पार्टी किया करते थे। सचिन, उसके फोन के अंदर शैलेंद्र और उसकी बीवी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी, प्राइवेट से कहते हैं मूवमेंट्स थी, इसलिए वो अक्सर उन दोनों को ब्लैकमेल किया करता। ये जो फोटोज और वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, ऐसा वो अक्सर कहने लगा। तो वो उसको ब्लैकमेल क्या करता, अगर तुम चाहते हो कि ये सारी चीजें मैं ना करूं तो उसके बदले तुमको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। अब हत्या से एक रात पहले दोनों जमकर शराब पीते हैं। शराब पीते पीते सुबह हो जाती है। सुबह होते होते जब ये अपने घर जा रहा था तब सचिन फिर से वही राग लापता है कि मैं तुम्हारी फोटोज और वीडियोस वायरल कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। इसके बाद शैलेंद्र गुस्से में आता है और एक के बाद एक चाकू से मारकर सचिन को मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ पर उसे लगता है कि उसने मार तो दिया तो शरीर के छोटे छोटे 9 टुकड़े करता है। उन टुकड़ों को अच्छे तरीके से पॉलिथीन बैग में पैक करता है और खुद जो शैलेंद्र है वो एक महिला का गेटअप लेता है या कहीं बुर्का पहनता है। बुर्का पहनकर ये स्कूटी स्टार्ट करके एक एक पॉलिथीन बैग को आराम से सूरत के अलग अलग भरूच के यानी अलग अलग नालों में उनके किनारों में जानबूझकर फेंक देता है ताकि किसी को इस बात की भनक ना लगे। इसने शहर का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा, कोई नाला नहीं छोड़ा जहाँ पे सचिन की लाश के टुकड़े ना फेंके हों। स्टार्टिंग में पुलिस को लगता है कि शैलेंद्र ने कुछ उधार लिया होगा और जिसको वो चुका नहीं पा रहा होगा, इस करके उसने सचिन को मार दिया। लेकिन लास्ट में सारी चीजें जब सामने आती हैं तो क्लियर आउट होता है कि जो सचिन था वो शैलेंद्र को अक्सर ब्लैकमेल किया करता था
जिस वजह से तंग आकर शैलेंद्र ने सचिन को मौत के घाट उतार दिया और उसके 9 टुकड़े पैक करके अलग अलग जगह पर फेंक दिए। तो सोचिए कि कहां से चीजें शुरू हुई थी और कहां जाकर खत्म होती है। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि सच में कभी किसी दोस्त पर या किसी बाहरी पर्सन पर ट्रस्ट करना चाहिए? अपनी पर्सनल मोमेंट्स किसी के साथ कभी शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां आपने पर्सनल मोमेंट शेयर करी या कुछ ऐसी चीजें करी, डेफिनेटली वो आपको कभी ना कभी आपके और आपके परिवार का फायदा जरूर उठाएगा, जैसा कि यहाँ पर सचिन ने करा। आपके अकॉर्डिंग शैलेंद्र ने गलत करा या सही, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ऐसी बात थी तो उसको पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, ना कि उसके टुकड़े करने चाहिए थे। लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज है जब एक समय किसी इंसान के सर पर हावी होता है और जब तक उतरता है तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे इंसिडेंट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। गुड लक।